Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. हमने वर्ब के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने वर्ब को दो भागों में बांटा था, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में हमने जो उसके सारे प्रकार होते हैं विद डिफिनीशन विथ एग्जांपल्स अध्ययन कर लिया है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसे हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के ये जानने से पहले एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के फ्लैशबैक पर चलते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. एक बार देख लेते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. हम इन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर चुके हैं. तो थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक पर चलते हैं, हल्का सा इसको रिवीजन करके देखते हैं. जैसे नाउन क्या होता है, तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं, वे नाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. उसी प्रकार से एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. वर्ब क्या होता है? वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताएं, उन्हें वर्ब कहते हैं. उसी प्रकार से एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताएं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं. प्रीपोजिशन क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन का परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं. उसी प्रकार से कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं. उसी प्रकार से इंटरजेक्शन क्या होता है? वे शब्द जो मन की तीव्र भावनाओं अर्थात दुख, सुख या आश्चर्य को प्रकट करें, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के जानने से पहले थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ और विशेषता जान लेते हैं. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित होकर तथा भिन्न भिन्न टेंस में अपना रूप बदलता है, इसीलिए इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. याद रहेगा, इस टेंस में वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित होता है और भिन्न भिन्न टेंस में अपना रूप बदल लेता है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. लेकिन अगर हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द दोहरा कार्य करते हैं. अंग्रेजी शब्द या अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द दोहरा कार्य या डबल फंक्शन करते हैं. क्या? डबल फंक्शन करते हैं, अर्थात वर्ब से बनते हैं तथा नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. याद रहेगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होते हैं, साथ में ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करने लगते हैं जब सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, इसीलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. याद रहे आपको, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब्जेक्ट, नंबर तथा पर्सन से ये टेंस प्रभावित नहीं होते हैं. क्या है, इसको आप लोग समझिएगा. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से या टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. अर्थात ये नंबर, पर्सन या टेंस बदल जाने पर भी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे हैं उसी रूप में रखे जाते हैं. समझते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है. क्या है? इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. इन सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे. क्या होते हैं ये, इनको हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे. तो शुरुआत करते हैं, पहले इन्फिनेटिव से शुरुआत करते हैं. इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव की पहचान कैसे करते हैं, और इन्फिनेटिव के एग्जांपल सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव दोनों में हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं. तो जानते हैं, इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं. हिंदी के वाक्य में यदि क्रिया में ना, नी, ने लगा हो, तब वह क्रिया नहीं होती, बल्कि उसे इन्फिनेटिव कहते हैं. याद रहेगा, हिंदी के वाक्य में यदि क्रिया में ना, नी, ने लगा होता है, तब वह क्रिया नहीं होती, बल्कि उसे इन्फिनेटिव कहते हैं. जानते हैं थोड़ा सा नियम क्या है, ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है, वर्ड फॉर्मेशन या सेंटेंस फॉर्मेशन का नियम क्या है. इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे. क्या? सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव.
सिंपल इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इसको जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस बनाना होगा तो टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में मुख्य क्रिया से पूर्व कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होता है। याद रहेगा, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, तो पूर्ण का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट इन्फिनेटिव में मुख्य क्रिया से पूर्व कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपका सिंपल इन्फिनेटिव का हो गया, सिंपल इन्फिनेटिव, और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का। ध्यान समझिएगा। जैसे उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो, उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। गिव हिम अ चेयर टू सिट। क्या? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? सिंपल इन्फिनेटिव के लिए तो गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, है ना। उसे बैठने के लिए कुर्सी दो, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। यहाँ पर टू सिट ऑन हमारा क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। वह व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। क्या? वह व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में, ये क्या था? एक्टिव वॉइस में था। सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में। ये एग्जांपल हमारा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। इसे कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस मैन इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। क्या? टू बी ट्रस्टेड। देखिए, टू बी ट्रस्टेड और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास के लायक या विश्वास करने योग्य। तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड, ये क्या बन जाएगा हमारा? सिंपल इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए। वह व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। दैट मैन इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है। वह सूची में प्रथम आने से बहुत प्रसन्न था। ये है हमारा, क्या होता है इसमें? परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव में मुख्य क्रिया से पूर्व कार्य के पूर्ण होने का भाव होता है। क्या? मुख्य क्रिया से पूर्व कार्य के पूर्ण होने का भाव होता है। वह सूची में प्रथम आने से बहुत प्रसन्न था। सूची आ चुकी है और उसमें वो प्रथम था, इसलिए वो बहुत खुश था। तो पहले मुख्य क्रिया का कार्य संपन्न होता है, हैं? मुख्य क्रिया के कार्य के पूर्व ही उसका कार्य संपन्न हो रहा है। अर्थात परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या कहता है? क्रिया की मुख्य क्रिया के से पूर्व ही कार्य के पूर्ण हो जाने का भाव होता है। मुख्य क्रिया क्या है? वो बहुत प्रसन्न है। लेकिन क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसका कार्य संपन्न हो गया, अर्थात वो कार्य में प्रथम आ गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके। ही वॉज वेरी ग्लैड टू हैव टॉप्ड द लिस्ट। तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टू हैव प्लस वर्ब की, यहाँ से टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टू हैव टॉप्ड, टू है और थर्ड फॉर्म टॉप्ड। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया? वह सूची में प्रथम आने से बहुत प्रसन्न था। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत प्रसन्न था। ही वॉज वेरी ग्लैड टू हैव टॉप्ड द लिस्ट, लिस्ट में प्रथम आने से। तो सूची में प्रथम आने से वह बहुत प्रसन्न था। किसमें है ये? परफेक्ट इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस में है। इसी को परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, फिर भी समझते हैं इसको। ऐसे ऐसे मैं बता करके आपको बता रहा हूँ। अगर ये एग्जांपल आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस में होता तो उसे हम लोग कैसे बनाते? तो हम लोग यहाँ पर टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही वॉज वेरी ग्लैड टू हैव बीन टॉप्ड द लिस्ट, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते थे। ठीक है ना। ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम इसके जान लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी देखने में वो करेक्ट लगता है लेकिन इनकरेक्ट होता है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट थोड़ा समझ लेते हैं इस लिस्ट के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा। इसमें लिखा हुआ है, यदि वाक्य में उद्देश्य प्रकट किया जाए जिसमें हिंदी में अधिकतर के लिए लगा होता है। क्या? हिंदी वाक्यों में अर्थ निकालने पर अधिकतर के लिए लगा होता है, तब इन्फिनेटिव का प्रयोग निम्नलिखित रूप से करना चाहिए। इन्फिनेटिव के रूप में करना चाहिए, ना कि जीरंड के रूप में करना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से जब हिंदी में उसका अर्थ के लिए निकल रहा होता है तब इसका प्रयोग हमें इंग्लिश में प्रायः इन्फिनेटिव के फार्मूले के अनुसार करना चाहिए, ना कि जीरंड के फार्मूले के अनुसार। जैसे वह बाग में घूमने के लिए जाता है। क्या? वह बाग में घूमने के लिए जाता है। इसको आप अगर जीरंड के रूप में बनाएंगे तो ही गोज़ फॉर वॉकिंग इन द गार्डन, ही गोज़ फॉर वॉकिंग इन द गार्डन,
ये गलत है। इसका सही क्या होगा, चूँकि घूमने के लिए जाता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है, तो ऐसी जगह पर हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो करेक्ट क्या होगा, ही गोज़ टू वॉक इन द गार्डन, ही गोज़ टू वॉक इन द गार्डन, ये हमारा करेक्ट होगा। और जीरण के रूप में बनाएंगे, जीरण पता है ना, वर्ब में हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके जीरण बनाते हैं। और इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू प्लस V1 के प्रयोग करने से बनता है। तो टू वॉक ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और वॉकिंग क्या है, ये हमारा जीरंड है। तो कहते हैं ना कि हमको जब के लिए हिंदी में आ रहा हो तो उसके लिए हमको इन्फिनेटिव से बनाना होता है, ना कि जीरंड से बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ इन्फिनेटिव से बना रहे हैं। यहाँ देखिए इनकरेक्ट के रूप में दिया हुआ है, ही गोज़ फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये क्या है, इनकरेक्ट है, अर्थात ये गलत है। इसका सही क्रम क्या होगा, ही गोज़ टू वॉक इन द गार्डन, वह बाग में घूमने के लिए जाता है। कहते हैं ना, किंतु यदि साधन का पता लगे और के लिए भी दिया हो तब फॉर के साथ जीरंड का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, जब के लिए दिया हो और कोई साधन का पता चल रहा हो, कोई माध्यम का पता चल रहा हो, कोई साधन का पता चल रहा हो, तो जीरंड का प्रयोग करना चाहिए। और फॉर प्लस जीरण से पूर्व नाउन अवश्य आना चाहिए। क्या, फॉर प्लस जीरण से पूर्व नाउन अवश्य आना चाहिए, तभी हम उसमें जीरंड का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह घूमने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है, साधन है ना, वह घूमने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है। के लिए तो आ रहा है, लेकिन एक साधन क्या है, छड़ी, छड़ी का प्रयोग करता है घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें फॉर, जीरंड और नाउन, फॉर और जीरंड से पूर्व नाउन का प्रयोग आना चाहिए। लेकिन इनकरेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही यूजेस अ स्टिक टू वॉक, गलत है, ही यूजेस अ स्टिक टू वॉक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ही यूजेस अ स्टिक, स्टिक क्या है, ये नाउन है। कहते हैं ना, फॉर और जीरंड से पूर्व नाउन आना चाहिए, तो जाएगा ही यूजेस अ स्टिक फॉर वॉकिंग। यहाँ पर फॉर वॉकिंग क्या है, ये हमारा जीरंड का काम कर रहा है, फॉर वॉकिंग जीरंड है। कहते हैं ना, के लिए आए हो, साथ में कोई ना कोई साधन दिया हो, कोई ना कोई माध्यम दिया होता है, तो वहाँ हमको जीरंड का प्रयोग करना चाहिए। जीरंड का प्रयोग करते समय फॉर प्लस जीरंड का प्रयोग करना है और उसके पहले नाउन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, वह घूमने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है, ही यूजेज अ स्टिक टू वॉक, गलत है। सही क्या है, ये करेक्ट है, सेकंड वाला, ही यूजेज अ स्टिक फॉर वॉकिंग। स्टिक हमारा नाउन है और इसके बाद फॉर प्लस जीरंड आना चाहिए। जीरंड मैंने बताया V1 प्लस वर्ब में ING लगाने से जीरंड बनता है। इसको हमने पिछली वीडियोस में समझाए अच्छे से। इसी प्रकार से कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जिनको आप लोग अपने से करिएगा। तो सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जीरंड का प्रयोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।